नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 35, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एक रूपता के प्रतिरूप का सिद्धांत, ऑप्शन डी वर्गीकरण का सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जो विकास जो है वर्गीकरण के सिद्धांत नहीं है। साथियों, विकास जो है एकीकरण सिद्धांत का पालन करता है, विकास निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है, विकास सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है, एक रूपता के प्रतिरूप का सिद्धांत करता है। साथियों, बिल्कुल एक रूप से एक प्रजाति की विकास होता है। साथियों, एक प्रजाति के जो समूह होता है उनमें एक रूपता से विकास होता है। साथियों, हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी खोज अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी एडविन गुथरी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेरोम जो ब्रूनर थे साथियों, खोज अधिगम को बढ़ावा देते थे, अर्थात डिस्कवरी लर्निंग को जो बढ़ावा देते थे वो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत देता है। साथियों, जेरोम ब्रूनर मानते थे जेरोम ब्रूनर जो मानते थे कि छात्रों को सोचने के तरीके और प्रक्रिया कौशल के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि खोज के द्वारा सर्वोत्तम रूप से हासिल किए जाते हैं। खोज जो दृष्टिकोण है प्रभावी शिक्षण को सक्षम करता है, समस्याओं के समाधान के लिए बालकों की जिज्ञासा और खोजपूर्ण दृष्टिकोण का पूरी तरह से उपयोग करता है। साथियों, तो सिद्धांतवादी जो ब्रूनर थे वो साथियों खोज अधिगम को बढ़ावा देते थे, अर्थात डिस्कवरी लर्निंग पर महत्वपूर्ण जोर दिया इन्होंने। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए अनुभूति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी कल्पना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इनमें से संज्ञान का तत्व नहीं है। साथियों, संज्ञान जो है अर्थात कॉग्निशन जो है हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट से संबंधित है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जो कल्पना है अर्थात इमेजिनेशन हमारी संज्ञान के तत्व से संबंधित नहीं है। साथियों, अनुभव तथा विचारों के माध्यम से हम जो ज्ञान एवं समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसको हम संज्ञान कहते हैं। साथियों, जो संज्ञान के जो तत्व है महत्वपूर्ण रूप से स्मृति, अनुभूति, अधिगम, ध्यान, भाषा और विचार है। साथियों, जो कल्पना है एक प्रकार का स्वरी चिंतन है, इसमें जो है हमारा संज्ञान से संबंधित जो है तत्व नहीं है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की अक्षमताएं हैं। साथियों, हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, तो आप सभी साथी जिन्होंने भी हमारी कक्षा देखी है उनका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, ऑप्शन ए है हमारा, आविष्कार की प्रकृति और समय के निरपेक्ष अपरिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी औसत अथवा अधिक IQ वाले बच्चों में भी उपस्थित है। ऑप्शन सी डिस्लेक्सिया का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी इन्हें निर्धारित करने में उद्देश्य, तथ्यों और संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो है सीखने की अक्षमताएं होती है उनसे संबंधित जो सत्य कथन है वो कौन सा है, आपको इनमें से ढूंढना है। साथियों, जो हमारा है हम सभी ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। साथियों, पहला ऑप्शन है आविष्कार की प्रकृति और समय के निरपेक्ष अपरिवर्तनीय नहीं है। साथियों, जो आविष्कार की जो प्रकृति होती है वो समय के निरपेक्ष परिवर्तनीय होती है। साथियों, जो ऑप्शन सी है डिस्लेक्सिया का परिवार। साथियों, डिस्लेक्सिया जो है एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जो कि हमारे पठन से संबंधित है। साथियों, और जो सीखने की अक्षमताएं होती है उनको निर्धारित करने में उद्देश्य, जो तथ्य होते हैं और जो संस्कृति होती है उसकी भूमिका होती है। आप सभी को बता दूं साथियों, जो सीखने की अक्षमताएं होती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो औसत अथवा अधिक IQ वाले बच्चों में भी उपस्थित होती है। जरूरी नहीं साथियों एक प्रतिभाशाली बच्चा
अधिगम अक्षमता न हो, प्रतिभाशाली बच्चे में भी अधिगम अक्षमता पाई जा सकती है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो सीखने की अक्षमता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था जब हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। जिन भी साथियों ने हमारी अधिगम अक्षमता से संबंधित कक्षा नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारी इस कक्षा को देख सकते हैं। साथियों जो सीखने की अक्षमता है वो एक प्रकार से तंत्रिका संबंधी विकार है, अर्थात हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है, जो कि जानकारी को संग्रहित और संसाधित करने की जो मस्तिष्क की क्षमता होती है उसको सीमित करता है। साथियों जो सीखने की अक्षमता वाला कोई भी छात्र अपनी शैक्षिक क्षमता से नीचे एक महत्वपूर्ण स्थान तक गिर जाता है। सरल शब्दों में हम सीखने की क्षमता को व्यक्ति के मस्तिष्क की बनावट में अंतर से होती है। सीखने की जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं अपने साथियों के समान स्मार्ट अथवा उनकी तुलना में अधिक स्मार्ट होते हैं, लेकिन उन्हें खुद से चीज़ों को समझने के लिए दी गई जानकारी को पढ़ने, लिखने, वर्तनी, तर्क याद करने या व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है, अथवा यदि उन्हें पारंपरिक तरीकों से पढ़ाया जाता है तो भी परेशानी हो सकती है। साथियों जो लर्निंग डिसेबिलिटी बालक होते हैं उनमें मुख्य प्रकार से पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, गणना करने में ये सभी अक्षमताएं उनमें पाई जाती है। साथियों चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह हमें समस्या का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, यह ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, यह संज्ञानात्मक होने के साथ साथ भावात्मक प्रक्रिया है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों हमने चिंतन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, चिंतन की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। साथियों जो चिंतन है हमें समस्या समाधान खोजने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। साथियों चिंतन एक प्रकार से संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कॉग्निशन प्रोसेस है, बिल्कुल सही है साथियों। चिंतन जो होता है साथियों हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, बिल्कुल सत्य कथन है। साथियों हमारा जो ऑप्शन भी है संज्ञानात्मक होने के साथ साथ भावात्मक प्रक्रिया भी है। साथियों हमने चिंतन की कक्षा में स्पष्ट रूप से जाना था कि चिंतन भावात्मक प्रक्रिया नहीं है, हमारे भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ओनली संज्ञानात्मक पक्ष अर्थात मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है। साथियों जो चिंतन होता है हमारी एक प्रकार से संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जो हमारी ज़रूरतों को मदद पूरा करती है, समस्या को सुलझाने के व्यवहार के रूप में वर्णन किया जाता है साथियों, और ये हमारे केवल आंतरिक संज्ञानात्मक व्यवहार से संबंधित होती है जिससे हम समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन बी, बुलिमिया नर्वोसा। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, स्वलीनता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों हमने पिछली कक्षा जब साइकोलॉजी पढ़ी थी अभिप्रेरकों के प्रकार, उसमें हमने इन दोनों क्षमताओं को जाना था। जो साथियों जो खाने से संबंधित जो अक्षमता होती है वो दो प्रकार की अक्षमता होती है, जिनमें मुख्य रूप से एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा होती है। साथियों उस समय आपको बोर्ड पर एलेक्सिया नर्वोसा लिखने को मिला था, जो कि साथियों कई किताबों में एलेक्सिया नर्वोसा भी दे रखा है, लेकिन साथियों आरबीएससी की जो बुक है उसमें एनोरेक्सिया दिया गया है, तो आप सभी साथी उसको एलेक्सिया की जगह एनोरेक्सिया समझे। साथियों एनोरेक्सिया नर्वोसा, साथियों उस समय मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि एनोरेक्सिया जो नर्वस जो सिस्टम होता है, जो हमारी अधिगम अक्षमता जो अक्षमता से संबंधित है खाने की, उसमें साथियों जो व्यक्ति होता है मोटे होने के डर से खाना खाना छोड़ देता है। तो साथियों हमारे यहाँ पर खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात खाना खाना छोड़ देता है तो भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा से संबंधित है। और ये जो साथियों जो ये अक्षमता है वो लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है। साथियों किशोर अवस्था में लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लड़कियाँ मोटी होने के डर से खाना खाना तक छोड़ देती है। साथियों बुलिमिया नर्वोसा होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अधिक खाता जाता है और अधिक खाने की इच्छा होती है और अधिक खाने के कारण उसमें मोटापा बढ़ जाता है साथियों। और पहली अवस्था में एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना नहीं खाता है, इस कारण उसका शारीरिक जो वजन होता है वो घट जाता है। तो आप सभी साथी इन दोनों अक्षमताओं को अच्छे से याद कर ले। अभी प्रेरकों में बताया गया है, एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट कर दिया साथियों। जो हमारी एनोरेक्सिया है जिसमें अधिक वजन होने का भय सताता रहता है, मोटा होने का डर होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार संवेग किस कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए, भौतिक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों जो जेम्स लैंग का जो सिद्धांत था उनके अनुसार जो संवेग हैं वो किस कारण उत्पन्न होते हैं। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक प्रतिक्रियाओं के कारण। साथियों जेम्स लैंग जो सिद्धांत थे उनके अनुसार मानना था कि जो संवेग होते हैं वो भौतिक प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि जो भौतिक प्रतिक्रियाएं होती है साथियों क्या होती है, वो एक प्रकार से स्वचालित रूप से हमारी जो भौतिक जो प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उनसे उत्पन्न होती है। साथियों जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा हमारे संवेग उत्पन्न होते हैं और उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को ही भौतिक प्रतिक्रिया कहा गया है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जॉन पी डिसेको के अनुसार निम्न में से अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी दंड। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों क्या आंसर होगा इसका। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों ने जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 घटक बताए हैं। उन चारों में से साथियों ये घटक नहीं है। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड, ये 4 घटक इन्होंने बताए हैं। आप सभी साथी इन घटकों को याद कर ले। साथियों जॉन पी डिसेको ने जो अभिप्रेरणा के घटक बताए मुख्य रूप से 4 माने हैं, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जन्म के समय भाषा और विचार एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी वाटसन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों वाइगोत्स्की जो महोदय थे वो मानते थे कि भाषा और विचार जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें भाषा और जो विचार होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों अलग की जगह आपको देखने को मिल सकते हैं कि जन्म के समय भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। ये किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की ने कहा था। अलग होने का तात्पर्य स्वतंत्र होना है। साथियों जब 2 वर्ष की आयु में भाषा और जो विचार होते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। और 7 वर्ष की आयु में भाषा और जो विचार होते हैं वो एक दूसरे की बहुत समीप आ जाते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। लेकिन साथियों जीन पियाजे जो महोदय है वो मानते हैं कि जो भाषा है वो विचार पर ही आधारित है। ध्यान रखें आप, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन करने वाले हैं। आप सभी साथी इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से लिख लें और याद कर लें। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए मूल्यांकन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, ऑप्शन बी मापन एवं मूल्यांकन परस्पर समानार्थी है, ऑप्शन सी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों ऑप्शन है साथियों मूल्यांकन का कार्य केवल अंक प्रदान करना नहीं होता है, बिल्कुल गलत है साथियों। मूल्यांकन जो है अंक प्रदान नहीं करता बल्कि व्यक्ति का मूल्य निश्चित करता है, अर्थात गुणात्मक रूप से भी ये देखता है। साथियों मापन और मूल्यांकन परस्पर समानार्थी नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। मापन अंकों का स्वरूप है साथियों, मात्रात्मक रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों सम्मिलित होता है। साथियों मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है साथियों व्यापक होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य कथन है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आज का प्रैक्टिस सेट साथियों हमारा यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।